हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपका जीव विज्ञान से कक्षा 12वीं इकाई 2 पार्ट 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत से 2 नंबर के क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यह हमारी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो 2 नंबर से 3 नंबर के अंतर्गत आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान से वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, इसके उदाहरण बताइए। यानी बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? जब जिन के किसी एक क्षारक में बदलाव होता है ना, जब जिन के किसी एक क्षारक में बदलाव होता है। मान लो किसी में अचानक से कोई बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। यह बदलाव चाहे विलोपन या निवेशन या प्रतिस्थापन के कारण हो, मतलब अब ये चाहे बदलाव किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है, हम उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब जिन के किसी एक क्षारक में बदलाव होता है, मतलब कि मान लो मानव शरीर के किसी एक भाग में या मानव शरीर में जब धीरे धीरे बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये बदलाव चाहे विलोपन के द्वारा हो, चाहे निषेचन के द्वारा हो, चाहे प्रतिस्थापन के द्वारा हो, है ना, बदलाव जिस कारण से भी होता है उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे कि मानव में हंस्यकारक रुधिराणु रक्तापता हीमोफीलिया नामक रोग गुणसूत्र पर स्थित हीमोग्लोबिन जिन में केवल एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मतलब कि धीरे धीरे मानव में या तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है ना, या किसी रोग की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब धीरे धीरे ही यह परिवर्तन प्रारंभ होना चालू कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। कोई जीव है ना, अब उस जीव में अचानक धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। अचानक लक्षणों में आया परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन काय की कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं दोनों में हो सकता है। काय कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है ना। अब जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? परिवर्तन होता है लेकिन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट भी हो जाता है। और इसमें क्या, यह परिवर्तन काय कोशिका तथा जनन कोशिका दोनों में हो सकता है। जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में चला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। फिर से देखें, एक ही गुणसूत्र मतलब एक ही प्रकार या एक ही प्रजाति पर स्थित जीनों के एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक वंश वाले, एक जाति वाले, अब उनमें जो परिवर्तन होता है, जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहलाते हैं। जैसे एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित होने के कारण सभी जीनों की एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति ही संलग्नता कहलाती है। मतलब एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित, मतलब एक ही धारा में उपस्थित या एक ही प्रणाली में उपस्थित होने के कारण सभी जीनों की एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति ही संलग्नता कहलाती है। अगला है हमारा, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए। तो जीनोटाइप दिखाई नहीं देता है जबकि फिनोटाइप दिखाई देता है। ठीक है, पहला कारण, जीनोटाइप दिखाई नहीं देता है और फिनोटाइप दिखाई देता है। जीनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि फिनोटाइप समय अनुसार परिवर्तन करता रहता है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इसमें परिवर्तन होता रहता है। जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता है और जबकि फिनोटाइप को प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है। ठीक है, मतलब जीनोटाइप का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता और फिनोटाइप को प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वंशावली विश्लेषण क्या है? तो वंशावली का अर्थ कुछ आनुवांशिक विशेषकों का 2 या अधिक पीढ़ियों का वंश वृक्ष को एक आरेख के रूप में प्रस्तुत करना ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। वंशावली विश्लेषण का मतलब ये होता है कि कुछ
कुछ आनुवांशिक विशेषज्ञों का दो या अधिक पीढ़ियों, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी या तीन पीढ़ी, दो से अधिक पीढ़ी के वंश वृक्ष को एक आलेख में प्रस्तुत करना, मतलब एक आलेख में प्रस्तुत करना ही वंशावली विश्लेषण कहा जाता है।